नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और चलिए बढ़ते हैं। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश जर्मनी को चुना गया है और इस वर्ष जो है 2025 में विषय इसका जो है रिपब्लिक @75 है, जो 1950 में संविधान को अपनाने के साथ ही एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के उदय की याद दिलाता है। बताना क्या है, उपयुक्त में से कौन से कथन जो है गलत है, यानी कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन की बात कर रहा है। तो पुस्तक मेला का फोकस देश जो है यहाँ जर्मनी नहीं बल्कि रूस को चुना गया है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है हमारा। और यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही है, ये रिपब्लिक @75, यानी कि जो हम गणतंत्र हुए हमारे देश को 75 वर्ष हो चुके हैं, उसी के विषय को संदर्भित करते हुए जो है इस बार का पुस्तक मेला आयोजित किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वर्ष जो है 1949 का समय, जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। तब से लेकर के भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित है। यहाँ की राज्य व्यवस्था जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जानी जाती है। यानी यहाँ पर जो है देश का जो शीर्ष पद है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो वंशानुगत नहीं होता है। ब्रिटेन की तरह जो है यहाँ पर वंशानुगत जो है परंपरा नहीं अपनाई जाती है, बल्कि यहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से गणराज्य के रूप में स्थापित है। यानी यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, हालांकि भारत में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं हेड ऑफ स्टेट, लेकिन कई देशों में जहाँ पर गणराज्य है वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो बहरहाल जो है हमारा जो देश है लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में है, यानी हेड ऑफ स्टेट जो है वो चुना जाएगा। ठीक है, और ये पद जो है ये सबके लिए खुले रहेंगे, यानी कोई भी इस सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। यहाँ पर किसी के लिए जो है विशेषाधिकार की बात नहीं की जाती है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वहाँ पर राजशाही घराने से ही लोग जो है हेड ऑफ स्टेट चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भारत में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा केवल एक हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला जो है 1 फरवरी से शुरू हुआ, जो कि 9 फरवरी तक चला। इस वर्ष इसका विषय जो है रिपब्लिक @75 है, जो 1950 में संविधान को अपनाने के साथ ही एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत के उदय की याद दिलाता है। यह समारोह जो है भारत के गणतांत्रिक ढांचे पर केंद्रित होगा, जिसका आदर्श वाक्य जो है हम भारत के लोगों की संयुक्त आकांक्षाओं पर जोर देगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला जो है 2025 1 फरवरी को शुरू हुआ और रविवार 9 फरवरी तक चला। तो यहाँ पर एक जो है आदर्श वाक्य लिया गया है, विषय अलग है, आदर्श वाक्य अलग है। तो विषय क्या है, रिपब्लिक @75, और आदर्श वाक्य क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जो संविधान को शक्ति मिलती है वो हम भारत के लोगों के द्वारा ही मिलती है। तो ये आदर्श वाक्य लिया गया है, यानी इस देश को चलाने का जिम्मा जो है हम भारत के लोगों पर है। और जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम भारत के लोगों ने ही इस देश को बनाया। तो ये पॉलिटी का विषय है, कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये क्या पूछ रहा है, पहला, एक तो पॉइंट ये हो गया, पहला है बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन। ठीक है, यानी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। तो पूछ क्या रहा है, कहाँ आयोजित किया गया। तो ये गांधीनगर के गुजरात में किया गया। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो ये जो है प्रधानमंत्री जो हमारे हैं आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी 2018 में काठमांडू नेपाल गए थे। उस दौरान जो है चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हो रहा था, उसी में इन्होंने ये बात रखी थी कि जो युवा हैं ये जो है सामने आए, आगे आए और अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए जो है पहल करें। तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना थी। इसी को लेकर के पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। इसमें विदेश मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय जो है सहभागिता दे रहे हैं। और इस सम्मेलन का जो विषय है अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा जो है शामिल हों, ये विषय रखा गया है। अब बिम्स्टेक के बारे में देख लें तो हम शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसके इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिणी एशिया से हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में 2 हैं और जबकि दक्षिण एशिया में 5 हैं। तो जैसे ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया, ठीक है। तो भारत तो इसमें शामिल है ही है, प्लस इसमें कौन कौन सा है? तो ये जो यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश, भूटान यहाँ पर, ठीक है, नेपाल, फिर जो है श्रीलंका इसमें शामिल है। तो ये 5 देश हो गए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड। तो म्यांमार यहाँ पर लगता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा पर है और थाईलैंड इसी के नीचे है। तो ये 2 जो है दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड जो है और साथ में नेपाल, ये जो है 5 दक्षिण एशिया के हैं। 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम में बिम्स्टेक अस्तित्व में आया और बिम्स्टेक का सचिवालय जो है बांग्लादेश के ढाका में है, वही बांग्लादेश जहां पर अभी राजनीतिक उठापटक चल रही है और आगजनी की घटनाएं आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जो है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल जो है 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया था कि जो 6 महानगर हैं वहाँ पर जो है हाथ से मैला ढोने का जो कार्य है वो प्रतिबंधित किया जाए, जिसमें से हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, ये सब प्रमुख शहर थे। तो यहाँ पर 3 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, किसका? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो 3 साल की अवधि के लिए यानी 31 मार्च 2028 तक इसका बढ़ाया गया है कार्यकाल। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है 31 मार्च 2025 को बढ़ाया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत जो है ये आयोग बनाया गया था। 19 फरवरी 2004 को जो है एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। अध्यक्ष का दर्जा जो है केंद्रीय राज्य मंत्री के बराबर होता है और इस आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो विंड रेडर्स प्रशिक्षण अभ्यास संबंधित है। तो थल सेना और वायुसेना, थल सेना और नौसेना, नौसेना और वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे संबंधित है? थल सेना और वायुसेना से। तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से पूर्वी कमान में विंड्स रेडर्स प्रशिक्षण अभ्यास कर रही हैं। थल सेना अध्यक्ष जो है जनरल
उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और वायुसेना प्रमुख जो है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। और जो दोनों जो है स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरे। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत विमान विकास एजेंसी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस का स्वदेशी डिजाइन तैयार किया, जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने निर्मित किया था। किसे? तेजस को। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पर सही कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए वीज़ा के साथ समझौता किया है। यह सेवा उपभोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड से जुड़े इन प्लेटफार्म डिजिटल वॉलेट और पीयर टू पीयर भुगतान को सक्षम करेगी। तो सही कथन का पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों कथन हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। व्याख्या देखें तो एलन मस्क ने के स्वामित्व वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, वीज़ा के साथ मिल करके एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली यानी रियल टाइम जो है पेमेंट सिस्टम जो है शुरू करने के लिए काम कर रहा है, जो इस प्लेटफॉर्म को सब कुछ ऐप में बदलने के मस्क के दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में प्रदर्शित प्रगति को दर्शाता है। तो सब कुछ ऐप में बदलना है। ठीक है, एक्स की CEO लिंडा याकारिनो। तो एक्स की CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है। पोस्ट के अनुसार उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, वीज़ा को प्लेटफॉर्म की आगामी एक्स मनी अकाउंट सेवा के लिए पहले भागीदार के रूप में घोषित किया गया, जिसे इस साल के अंत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह सेवा उपभोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड से जुड़े इन प्लेटफॉर्म डिजिटल वॉलेट और पीयर टू पीयर भुगतान को सक्षम करेगी, जिसमें सीधे बैंक खातों में धन हस्तांतरित करने का विकल्प होगा। एक्स पर एक पोस्ट में याकारिनो ने कहा कि एवरीथिंग ऐप के लिए एक और मील का पत्थर @वीज़ा हमारा @एक्स मनी अकाउंट के लिए पहला भागीदार है। तो यानी कि अब जो है एक्स से हम मनी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने वीज़ा से संपर्क स्थापित किया है। ठीक है, जो इस साल के अंत में शुरू होगा। वीज़ा डायरेक्ट के माध्यम से आपके एक्स वॉलेट में सुरक्षित प्लस तत्काल फंडिंग की अनुमति देता है। यह आपके डेबिट कार्ड से जुड़ता है, जिससे पीयर टू पीयर भुगतान की अनुमति मिलती है। चलिए यहाँ पर देखें तो हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी के बारे में पूछ रहा है। तो SR स्टील सेल लिमिटेड, JSW यानी जिंदल स्टील के नाम से जो जाना जाता है, और जिंदल स्टील के नाम से, और टाटा स्टील। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टाटा स्टील हमारा राइट आंसर है। तो टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी है। टाटा स्टील ने हॉट रोल्ड स्टील से पाइप बनाए हैं और हाइड्रोजन परिवहन के लिए जरूरी सभी मानकों को पूरा कर लिया है। टाटा स्टील ने हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने के लिए इन कामों को किया, जैसे हॉट रोल्ड स्टील से पाइप बनाए, हाइड्रोजन परिवहन के लिए जरूरी सभी मानकों को पूरा किया, हाइड्रोजन अनुरूप जो है APLX65 पाइप बनाए, पाइपों के डिजाइन और विनिर्माण से लेकर के उत्पादन तक पूरी प्रक्रिया को घरेलू स्तर पर किया गया। ठीक है, तो यहीं पर जो है भारत में ही सब कुछ बना। टाटा स्टील के इस काम से जो है भारत के हाइड्रोजन मिशन को मदद मिलेगी, जो इस मिशन का जो मकसद है 2030 तक भारत में हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये लक्ष्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2030 तक प्रति वर्ष जो है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया और फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिपिफेरा जो है कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। तो इलायची जो है मसालों की रानी कहलाती है और इसकी 2 नई प्रजाति खोली गई है, एलिटेरिया फेसिफेरा और एलिटेरिया
ट्यूलिपिफेरा। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम ने 6 प्रजातियों की पहचान की जो एलेटेरिया कार्डामोमम, जिसे आमतौर पर हरी इलायची के रूप में जाना जाता है, कि नज़दीकी संबंधी है। ठीक है, हरी इलायची जो है इसे जो है पहले इसके जीनस की एकमात्र प्रजाति माना जाता था। शोधकर्ताओं ने अब इससे संबंधित 6 अन्य प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से 4 प्रजातियां पहले अलग जीनस में रखी गई थी, अब जो है 2 अलग खोजी गई हैं। जैसे कि केरल के पश्चिमी घाट में 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा। ठीक है, मेटारिया जो है फेसिफेरा जो है एलिटेरिया हो गया। एलिटारिया जो है फेसिफेरा जो है ये पेरियार टाइगर रिजर्व इडुक्की जिला में अवस्थित है, और ट्यूलिपिफेरा जो है अगस्तमलाई हिल्स तिरुवनंतपुरम में स्थित है, यानी यहाँ पर तमिलनाडु में है। एलेटारिया फेसिफेरा जो है इसका फल जो है खुले मुंह के आकार का होता है। मन्नान जनजाति इसे वाई-नोकी एलम कहती है। तो मन्नान जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? केरल में। ठीक है, तो ये इसे जो है वाई-नोकी एलम कहती है। एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा जो है इसकी ट्यूलिप के आकार की फूल संरचना होती है। इसमें बड़े लाल रंग के ब्रैकेट्स पाए जाते हैं। इलायची के बारे में देख लें तो इलायची को जो है मसालों की रानी के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम एलेटेरिया इलायचिम है और जिंजिबेरिस। उत्पत्ति और उत्पादन क्षेत्र देखें तो पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों का मूल निवासी है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में खेती होती है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है तो ये महाराष्ट्र हो गया यहाँ पर, और ये हमारा कर्नाटक हो गया, ये हो गया केरल, और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। तो इन्हीं तीनों एरिया में जो है इसकी खेती होती है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इलायची की खेती के लिए आवश्यक जलवायु जो है, वर्षा यहाँ पर इस फसल के लिए जो है 1500 से 4000 मिलीमीटर प्रतिवर्ष होनी चाहिए, और तापमान 10 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ऊंचाई जो है 600 से 1500 मीटर समुद्र तल से ऊपर होना चाहिए, और मिट्टी जो है अम्लीय होनी चाहिए, यानी कि पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होना चाहिए। तो 5.0 से 6.5 जो है ये बेहतर होता है। और इसके लिए दोमट यानी लोमी और ह्यूमस समृद्ध वन मिट्टी आवश्यक होती है। तो यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट पर जो है भारी मात्रा में वर्षा भी होती है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमस भी ज़्यादा होता है, बारिश भी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर तापमान भी 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के स्तर पर रहता है। राज्यवार उत्पादन की स्थिति देख लें तो केरल भारत के कुल उत्पादन का 58% योगदान देता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इडुक्की जिला है, और कर्नाटक मुख्य रूप से कोडागू और चिकमंगलुरु जिलों में उत्पादन होता है। वहीं तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में खेती इसकी की जाती है। तो इलायची की पहाड़ियाँ भी आप सुने होंगे, दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, इसीलिए प्रसिद्ध है। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है जो ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बनाएगा। तो बिहार क्रिकेट संघ जो है इसके अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन करने जा रहा है, जिन्हें अभी तक जिला या राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का अवसर नहीं मिला है। इस कदम के साथ बिहार राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों से प्रतिभाशाली जो है खिलाड़ियों को खोजने के लिए ग्रामीण क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी ने कहा कि बिहार ग्रामीण लीग का उद्देश्य गांवों, स्कूलों, कॉलेजों और ब्लॉक स्तरों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्य धारा में लाना है।
इस लीग के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 13 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है और चयनित खिलाड़ियों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े मंच प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। लीग की शुरुआत सभी जिलों में आयोजित टैलेंट हंट कार्यक्रमों में होगी, जिसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और 16 टीमें बनाई जाएगी। ये टीमें जिला स्तरीय टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसमें नॉकआउट प्रारूप में मैच होंगे। प्रत्येक जिले में 15 मैच होंगे, जिसमें 8 लीग गेम, 4 क्वार्टर फाइनल और 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में चर्चा में रहे कैमन द्वीप समूह जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है किस सागर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये अवस्थित है कैरेबियन सागर। ठीक है। तो कैरेबियन सागर में कैमन द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, इसीलिए न्यूज में बना हुआ है कैमन द्वीप समूह। कैमन द्वीप समूह कैरेबियन सागर में स्थित एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है जो क्यूबा के दक्षिण और जमैका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये देखिए, ये क्यूबा है, क्यूबा के दक्षिण में और जमैका के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। चलिए, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसमें 3 द्वीप शामिल है, ग्रैंड कैमन, कैमन ब्रेक और लिटिल कैमन। ये द्वीप कैमन रिज के शिखर हैं जो एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है। तो कैमन रिज कहाँ पर है? यहीं पर है, कैमन कैरेबियन सागर में। कोरल रीफ, साफ पानी और सफ़ेद रेत के समुद्र तटों के लिए जाना जाने वाला ग्रैंड कैमन सबसे बड़ा और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यह क्षेत्र जो है 264 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। तो ये आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं। ये रहा कैरेबियन सी। ठीक है। और ये यहीं पर अवस्थित है कैमन द्वीप। चलिए, हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ? तो हर्ष कुमार जो हैं, इनकी अध्यक्षता में अभी महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसके संबंध में उसकी जांच पड़ताल के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है जो इसकी जांच करेगी। तो इसकी व्याख्या को देखें तो महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज में हुई घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की थी। आयोग के सदस्य जो है 10 जनपद लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में पहुंच गए हैं। आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट 1 माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी है। आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट 1 माह के भीतर राज्य सरकार को सौंपनी होगी। हालांकि आवश्यकता अनुसार इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अब ये देखिए, इथिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है, केस स्टडी का मामला हो सकता है। तो आप देखिए, आप किस तरीके से जो है सरकार जो है इस पे काम करती है और आपको कैसे एक्शन लेना है। ठीक है, जब आप प्रशासन में जाते हैं तो कैसे एक्शन लेते हैं, वो आपको इस केस से मदद मिल सकती है। तो क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? उन कारणों और परिस्थितियों का निर्धारण करना जिसके कारण उक्त घटना घटित हुई, भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में सुझाव देना। उल्लेखनीय है कि मौनी अमावस्या पर्व पर महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 25 लाख जो है मुआवजा देने का ऐलान भी किया था। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए लिखा कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि व मेरी संवेदनाएं जो है शोक संतप्त परिजनों के साथ है। एक वीडियो संदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये संदेश दिया था। आज के सेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें तो अभी देखा आप लोगों ने राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है दिल्ली में आयोजित किया गया और
जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो वो साहित्य जो है एक समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में भी अपना काम करता है। इसीलिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पुरस्कार नहीं होगा, पुरस्कार होगा, पुरस्कार। ठीक है, तो उसके संबंधित जो है ये आज का एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उपन्यास, कविता, निबंध और नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो ज्ञानपीठ जो है साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसके बाद जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में जब हमारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा हुई थी, उसी समय जो है इसकी भी स्थापना की गई थी, साहित्य अकादमी पुरस्कार की। इसमें जो मंत्रालय काम करता है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी पात्रता की बात करें तो पुरस्कार श्रेणियों में 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ 2 अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे अंग्रेजी और राजस्थानी। कुल 24 भाषाओं के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय साहित्य कृतियों के अनुवाद भी इसमें शामिल है और लेखक जो हैं इसमें भारतीय नागरिक होने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसी अन्य को नहीं दिए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारतीय नागरिकों के लिए ही दिए जाते हैं। तो ये रहा आज के सेशन का आखिरी पड़ाव, और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम इस वीडियो को और भी कैसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।